साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल MS स्टडी सेंटर में। तो हम आज 10th NCERT मैथ चैप्टर नंबर फर्स्ट के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको करवा रहे थे। तो कल तक हमने इसके 6 क्वेश्चन कर लिए थे जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट थे। आज हम उससे आगे के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। चलिए आज के क्वेश्चनों को हम शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, क्या प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक 4q + 2 के रूप का हो सकता है जहां q एक पूर्णांक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन हमने जब इस क्लास की वीडियोज करवाई थी तब आपको बताए थे। चलिए हम यहां पर भी आपको एकदम आसान तरीके से करवाएंगे। तो साथियों, अगर चैनल पे आप नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। आज हम आपको बहुत ही सिंपल तरीके से इन क्वेश्चनों को कराएंगे और ये क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इनके आने की पूरी संभावना है। तो अगर आप हमारे इम्पोर्टेंट केवल क्वेश्चनों को ही कर लेते हो तो भी आप एग्जाम में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। चलिए आज के क्वेश्चन को हम आपको सॉल्व करके दिखाते हैं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझते हैं कि क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि क्या प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक 4q + 2 के रूप का हो सकता है जहाँ q एक पूर्णांक है। तो सबसे पहले आपको ये समझना चाहिए कि धनात्मक पूर्णांक क्या होता है। तो मैं आपको समझाता हूँ। धनात्मक पूर्णांक, तो धनात्मक पूर्णांक आपका होता है 1, 2, 3, 4, 5, ऐसे ये आगे तक चलता रहता है। ये धनात्मक पूर्णांक होता है। अब आपसे ये बोला है कि ये जो 4q + 2 आपको दिया गया है, इस प्रकार का कोई धनात्मक पूर्णांक हो सकता है क्या जहाँ q एक पूर्णांक है। तो देखिए 4q + 2 किसी धनात्मक पूर्णांक हो सकता है। तो देखिए आपसे यहाँ क्वेश्चन में बोला भी गया है कि q एक पूर्णांक है। तो पूर्णांक क्या होता है आप जानते हैं। q की आप कोई भी वैल्यू ले लीजिए, इसमें से वो धनात्मक पूर्णांक ही है। तो अगर आप यहाँ पर q की वैल्यू कोई भी रख के देखोगे, तो अगर आप यहाँ पर 1 रख के देखोगे तो आपको क्या मिलेगा, 4 + 2 6। अगर आप यहाँ पर 2 रख के देखोगे प्लस का 2 तो ये मिलेगा 4 × 2 = 8 + 2 या 10। अगर आप 3 रख के देखोगे +2 तो 4 × 3 = 12 + 2 ये आपको 14। तो इस प्रकार का मिलता है। लेकिन मुझे यहाँ पर ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दिखाना है। तो चलिए अब मैं आपको यूक्लिड विभाजन से इसके करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का आपकी क्या होती है, हमने आपको बहुत ही अच्छे तरीके से एक बार उसे करवा दिया है। तो अगर आपने नहीं देखा है तो वहाँ पर देख लें। चलिए मैं यहाँ पर भी बता देता हूँ। तो वो आपका होता है a = bq + r, और जहाँ पर जो कंडीशन होता है वो कि 0 से या तो हमारा जो शेषफल होता है r रिमाइंडर वो बड़ा होता है या 0 के बराबर होता है, और b से हमेशा छोटा होगा जिससे मैं भाग लगा रहा हूँ। तो यहाँ पर आप इसको मैं आपको एक बार और बता देता हूँ ये कैसे होता है। तो देखिए यहाँ पर a और b दो वास्तविक संख्याएं हैं। वास्तविक संख्याएं होती हैं। यहाँ पर मान लीजिए कि a b से बड़ा है। जब a b से बड़ा है तो मैं a में b से भाग लगा सकता हूँ। तो जब मैं a में b से भाग लगाऊंगा तो यहाँ पर आप देखिए कोई ना कोई तो भागफल q आएगा ही, और कोई ना कोई शेषफल भी आएगा r। तो आप जैसा जानते हैं कि ये जो r है शेषफल, या तो ये 0 हो सकता है और हमेशा इस भाजक से मैं भाग लगा रहा हूँ उससे हमेशा छोटा होगा। जैसे मान लीजिए मैं a की जगह पर ले सकता हूँ 7 और b की जगह पर ले सकता हूँ 3। अगर इससे डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 3 2 × 6 और 1 आपका रिमाइंडर यानी शेषफल बचेगा। तो ये जो शेषफल है ये हमेशा इससे छोटा ही होता है। तो ये आपको मैंने पहले समझा दिया है। तो अब आप इस क्वेश्चन में दिया गया है उससे यहाँ पर समझिए। तो यहाँ पर आपको दिया गया है 4q + 2। तो आप यहाँ पर देखिए ये संख्या a के बराबर थी, मैं इसको भी a के बराबर मान लेता हूँ। तो मैं लिखता हूँ यहाँ a एक धनात्मक पूर्णांक है। ये एक धनात्मक पूर्णांक है। और अगर आप यहाँ पर इससे अगर ये a के बराबर हो जाएगा, चलिए यहाँ से इसकी तुलना करिए तो b की जगह पर क्या है 4 है, q की जगह पर q है और रिमाइंडर की जगह पर क्या है 2 है। तो यहाँ से आपकी समझ में आ गया होगा मैं b = 4 लिख सकता हूँ।
अब आप देखिए यहाँ पर, अगर मैं, आप यहाँ पर समझिए कि अगर मैंने बी की जगह पर क्या माना है, 4 माना है, तो जब मैं 4 से इस ए को डिवाइड करूँगा तो क्यू कोई ना कोई रिमाइंडर मिलेगा मुझे आर। तो ये जो आर है हमेशा इस 4 से छोटा होगा, तो वो क्या हो सकता है, देखिए 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है और 3 भी हो सकता है, इससे आगे नहीं होगा। तो चलिए अब हम इससे आगे समझते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, अगर मैं लिखता हूँ यदि r बराबर 0, अगर मैं r बराबर यहाँ पर 0 रखूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, तब मुझे मिलेगा यहाँ पर a बराबर 4q प्लस 0 यानी 4q। और यदि मैं r बराबर 1 लूँगा तो मुझे मिलेगा a बराबर 4q प्लस 1। और यदि मैं r बराबर 2 लूँगा तो मुझे a बराबर मिलेगा 4q प्लस 2। और यदि r बराबर मैं 3 लूँगा तो मुझे मिलेगा a बराबर 4q प्लस 3। तो यहाँ से मुझे समझ में आता है कि देखिए मुझे केवल एक इसके बारे में पूछा गया था, क्या इस रूप का कोई धनात्मक पूर्णांक होता है। तो हाँ, मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ पर यह 4q प्लस 1, 4q प्लस 2 अर्थात या 4q प्लस 3 के रूप का हो सकता है। तो मुझे केवल इसके तरीके का पूछा था कि इस टाइप का क्या किसी धनात्मक पूर्णांक हो सकता है, तो मैंने इस बात को प्रूव कर दिया है। और इस प्रकार का भी हो सकता है और इस प्रकार का भी और इस प्रकार का भी, इस संख्या के लिए। तो चलिए आपके अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम इससे अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। तो इसमें आपसे बोला गया है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत आवृत्ति के हैं। तो साथियों, इस प्रकार के क्वेश्चन पिछली परीक्षाओं में कई बार पूछे गए हैं, तो आज हम आपको इसलिए इन क्वेश्चनों को सॉल्व करवाते हैं। चलिए अब हम पहला जो आपको भाग दिया गया है उसे बताते हैं। 13/31/25 और आपको दूसरा दिया गया है 129 2 की पावर 2 5 की पावर 7 और 7 की पावर 5। तो इस प्रकार का ये क्वेश्चन आपको दिया गया है। आपको ये बताना है बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के कि ये जो आपको भिन्न दी गई है ये शांत आवृत्ति का है या अशांत आवृत्ति का है इसका दशमलव प्रसार। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इन क्वेश्चनों में आपको इसके फैक्टर करने हैं। तो जब आप इसके गुणनखंड करोगे तो आपको इस प्रकार के कुछ 13 को आप 13 ही लिख सकते हो और आपको अंश से मतलब नहीं है, आप हर में देखिए। तो हर में जब मैं इसके फैक्टर करूँगा तो मुझको यहाँ पर 5 × 5 × 5 × 5 ये 5 टाइम्स मिलेगा। तो यहाँ पर आप देखिए, मैं यहाँ पर आप ये समझ लीजिए, जब भी आप इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन करेंगे तो जब ये आपका अंश है और ये आपका हर है, तो हर में जब किसी संख्या के आप फैक्टर करोगे तो वहाँ पर उसके फैक्टर में 2 की पावर n और 5 की पावर m का रूप अगर बनता है तब उसका दशमलव प्रसार शांत होता है। और अगर ये रूप नहीं बनता है तब हम कह सकते हैं कि इसका जो दशमलव प्रसार है वो अशांत आवृत्ति का है। तो यहाँ पर इसके जब हमने फैक्टर करे तो देखिए 13, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 की पावर 5। तो यहाँ पर देखिए ये रूप तो है, ये नहीं है, तो मैं 2 की पावर इसको 0 लिख सकता हूँ, क्योंकि आप जानते हो कि किसी भी संख्या की अगर घात में 0 करता हूँ तो उसकी वैल्यू 1 होती है और 1 का गुणा अगर हम इसमें करेंगे तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इसके हर में 2 की पावर n × 5 की पावर m का रूप बनता है, अतः इसका दशमलव प्रसार शांत आवृत्ति का है। तो इस प्रकार आप इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब हम इससे अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर आपको पहले से ही फैक्टर करके दिया गया है, तो यहाँ पर आपको इसके फैक्टर करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो आपको यहाँ पर अंश
के फैक्टर नहीं करने हैं, आपको हर के जब फैक्टर करोगे तो आप देखिए यहाँ पर 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 7 और 7 की पावर 5 दिया गया है। तो यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m का रूप बनता है, लेकिन यहाँ पर इसके गुणा में एक अभाज्य संख्या का गुणनखंड भी है। तो इस वजह से अगर यहाँ पर ये नहीं होता तब हम इसको बोल सकते थे कि यह इसका जो दशमलव प्रसार है वो शांत आवृत्ति का है, लेकिन यह अभाज्य संख्या का गुणा हो रहा है, इसलिए हम इसको शांत आवृत्ति का दशमलव प्रसार नहीं कह सकते हैं। हम कहेंगे अतः यह शांत आवृत्ति का दशमलव प्रसार नहीं है। तो साथियों इस प्रकार का क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तो इस बार भी इसके आने के चांस हैं, इसलिए मैंने आपको ये बता दिया है। चलिए अब हम इससे अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे बोला गया है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है, जहां q एक पूर्णांक है। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि इसमें धनात्मक विषम पूर्णांक की बात करी गई है। तो धनात्मक विषम पूर्णांक क्या होता है, तो मैं आपको पहले बता देता हूं। धनात्मक विषम पूर्णांक, तो धनात्मक विषम पूर्णांक वे संख्याएं होती हैं जिनमें धनात्मक की बात करी गई है, तो वो सबसे पहले तो धनात्मक होनी चाहिए और उसमें 2 का भाग नहीं जाना चाहिए। जैसे आपका 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है, ये क्या है, धनात्मक विषम पूर्णांक है। तो उसने ये बोला है कि क्या 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5 के रूप का कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक हो सकता है। तो चलिए पहले हम देखते हैं, देखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। वो क्या होती है, सबसे पहले हम उसे लिख लेते हैं। a = bq + r, और इसमें होता है कंडीशन हमारा r 0 के बराबर होगा या बड़ा होगा और भाजक से छोटा होगा। तो यहाँ पर आप देखिए कि जो आपको पूर्णांक जो जिस रूप का दिया गया है वो देखिए 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5। तो आप यहाँ पर ये देखिए कि अगर मैं एक इन सभी को यहाँ पर देखिए ये a के बराबर दी गई हैं, तो मैं यहाँ पर a के बराबर इनको मान लेता हूँ कि माना a एक धनात्मक विषम पूर्णांक है, और इससे आप अगर इनकी तुलना करिए तो देखिए यहाँ पर ये a के बराबर है, तो मैंने इनको भी a के बराबर मान लिया है। और आप ये देखिए कि यहाँ पर देखिए q है, यहाँ पर भी q है, और यहाँ पर देखिए 6 है, सभी जगह पर 6 है, और यहाँ पर b है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, b = 6। और जो आपका r है, अब आप जानते हो कि ये जो r है ये हमेशा इस b से यानी इस 6 से छोटा होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, तो r क्या हो सकता है, अगर 6 से छोटा होगा तब r आपका होगा, देखिए r 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2, 3, 4 और 5, 6 से छोटा होगा और इतना हो सकता है। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा, देखिए कि यदि मैं r = 0 लूँगा तब मुझे a बराबर क्या मिलेगा, तब a = 6q + 0, तो ये मिल जाएगा 6q। और यदि मैं r = 1 लूँगा तब मुझे a बराबर मिलेगा 6q + 1। और यदि मैं r की वैल्यू 2 लेता हूँ तब मुझे a बराबर मिलेगा 6q + 2। और यदि r = 3 लूँगा तब मुझे मिलेगा a = 6q + 3। और यदि r = 4 लूँगा तब मुझे मिलेगा a = 6q + 4। और यदि r = 5 लूँगा तब मुझे मिलेगा
a बराबर 6q प्लस 5। तो इस प्रकार से ये संख्याएं मुझे मिल जाएंगी। अब हम देखते हैं, यहाँ पर देखिए ये जो आपका 6q है, इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3q, और इसको नहीं लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं इसमें से अगर 2 कॉमन लेंगे तो 3q प्लस 1, और यहाँ पर इसको भी नहीं लिख सकते हैं, इसमें से 2 कॉमन लेंगे तो आपको मिलेगा 3q प्लस 2। तो देखिए ये तो आपके धनात्मक समपूर्णांक हैं, ये वाला और ये, क्योंकि इनके गुणा में 2 है। आप जानते हैं किसी भी संख्या में अगर आप 2 से गुणा कर देंगे तो वो क्या बन जाएगा, धनात्मक समपूर्णांक। मान लीजिए मैं 3 को देखता हूँ, इसमें अगर 2 से मैं गुणा करूँगा तो ये क्या मिलेगा, 6। तो ये क्या है, धनात्मक समपूर्णांक है। और यहाँ पर मुझे 2 कॉमन नहीं मिलता है, इसका गुणन इसके गुणा में 2 नहीं है, तब मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो 3 आपको दिए गए हैं इस रूप का कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक हो सकता है। तो पेपर में आपसे चाहे धनात्मक विषम पूर्णांक पूछ ले और चाहे आपसे धनात्मक समपूर्णांक पूछ ले, आप दोनों को अगर सम की बात करेगा तो वो ये हो जाएंगे, क्योंकि इनके गुणा में 2 आता है, ये, और विषम की बात करेगा तब हम इनको लिख देंगे। तो हम लिख सकते हैं, अतः 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5 के रूप का कोई धनात्मक विषम पूर्णांक हो सकता है। तो आसानी से आप इस प्रकार के क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। तो आशा है आपकी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम इससे अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे बोला गया है कि संख्याओं 4 की पावर n पर विचार कीजिए जहां n एक प्राकृतिक संख्या है। जांच कीजिए कि क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4 की पावर n अंक शून्य पर समाप्त होता है। तो यहाँ पर आप क्वेश्चन को पहले समझ लीजिए कि इसमें क्या आपसे पूछा गया है और कैसे आपको इसका आंसर देना है। तो उसने ये बोला है, देखिए 4 की पावर n जहाँ n एक प्राकृतिक संख्या है। तो प्राकृतिक संख्या क्या होती है, तो देखिए शून्य को छोड़कर सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती हैं इस प्रकार। तो यहाँ पर उसने ये बोला है, अगर मैं इस 4 की पावर इन प्राकृतिक संख्याओं में से कोई भी संख्या लेकर के अगर उसका यहाँ पर उसे अगर देखिए यहाँ पर इस मैंने प्राकृतिक संख्या में से मान लीजिए 3 ले लिया, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 इंटू 4 इंटू 4। तो अगर मैं इसका गुणा करूँगा तो 4 4 जा 16 और 16 4 जा 64। तो यहाँ जो अंतिम अंक है यहाँ पर कभी भी शून्य आ सकता है। इनमें से मैं कोई भी आगे जैसी संख्या चल रही हैं इनमें से कोई भी संख्या लेकर अगर मैं 4 की पावर करूँ तो क्या अंतिम जो अंक के जो अंतिम होगा वहाँ कभी शून्य आ सकता है, उसने ये पूछा है। तो आप यहाँ पर ध्यान से समझिए कि किसी भी अगर मैं यहाँ पर आपको एक उदाहरण देके समझाऊँ, मान लीजिए मैं 50, इसके पीछे देखिए यहाँ पर शून्य है, मैंने ये उदाहरण लिया। अगर मैं इसको 5 से डिवाइड करूँ तो देखिए ये 10 टाइम्स ये डिवाइड होता है। अगर आप यहाँ पर कोई और भी ले लीजिए, तो यहाँ पर मैं मान लीजिए 20 लेता हूँ, तो अगर मैं इसको 5 से डिवाइड करूँ तो ये 4 बार डिवाइड होगा। तो आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा किसी भी संख्या में अगर अंतिम अंक शून्य होता है तो वह संख्या 5 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाती है। तो इस प्रकार यहाँ पर 4 की पावर n दिया गया है आपको। तो यहाँ से मैं ये स्पष्ट कह सकता हूँ कि ये जो 4 है, ये जो संख्या दी गई है 4 की पावर n, इसके अभाज्य गुणनखंड में अगर 5 आएगा तब तो ये 5 से डिवाइड हो जाएगी और अंतिम अंक इसका 0 हो सकता है, और अगर नहीं है तो नहीं। तो आप देखिए अगर मैं इसके अभाज्य गुणनखंड करूँ तो क्या मिलेगा, देखिए 2 की पावर, इसको 2 की पावर 2 लिख सकता हूँ और n तो पावर की पावर से गुणा हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए इसके अभाज्य गुणनखंड में 5 नहीं आता है, तब मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ पर क्या होगा, इसलिए मैं ये लिख सकता हूँ, इसलिए इस प्रकार की कोई संख्या n नहीं है जिसके लिए 4 की पावर n अंक शून्य पर समाप्त हो।
तो इस प्रकार आप आसानी से इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब हम इससे अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपको दिया गया है, जिसमें आपसे बोला है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा पूर्णांकों के मासापा यानी HCF और लासा LCM ज्ञात करो। संख्या आपको ये दी गई है। तो चलिए मैं इसको निकालता हूँ। चलिए मैं इसमें एक संख्या और ऐड कर लेता हूँ, 6 और 120। तो यहाँ पर आप समझिए, पहले मैं इसका निकालूंगा 17, 23 और 29। तो अभाज्य गुणनखंड विधि से मुझे निकालना है LCM और HCF। तो यहाँ पर आप समझिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनके फैक्टर करते हैं। तो यहाँ पर मैं अगर इस 17 के फैक्टर करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, 17 ही मिलेगा, कोई और फैक्टर इसका नहीं है। और अगर 23 के करूँगा तब भी मुझे 23 ही मिलेगा, इसका कोई और फैक्टर नहीं है इसमें। चलिए 1 भी लिख लेता हूँ। और यहाँ पर 29 में 1 × 29। तो अगर मैं इसके मासा की बात करूँ तो आपको पता है कि जिन भी संख्या का हम मासा निकालते हैं उनमें से एक कॉमन गुणनखंड हमको मिलना चाहिए। यहाँ पर देखिए 1 के अलावा आपको कोई भी नहीं मिल रहा है, और जब कोई नहीं मिलता है तो वहाँ पर 1 होता है, क्योंकि 1 का गुणा किसी भी संख्या में करेंगे तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस प्रकार इन तीनों संख्याओं का मासा कितना होगा, 1। अब हम बात करते हैं यहाँ पर लासा की। तो लासा यहाँ पर आप देखिए ध्यान से, तो लासा क्या होता है कि जो भी आपको यहाँ पर उभयनिष्ठ गुणनखंड मिलेगा वो, और उसके बाद जो बच जाएगा वो। तो देखिए यहाँ पर 1 मिल रहा है और बच क्या रहा है, ये 17 × 23 × 29। तो अब ये संख्याएं आपको मिली हैं, तो इन संख्याओं का हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो जब हम इन संख्याओं का गुणा करेंगे तो हमको 11, 33, 9 ये इतनी संख्या मिलेगी। तो हम इन तीनों संख्याओं का लासा इतना आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए अब हम इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। तो सेकंड पार्ट में आपको 6, 72 और 120 संख्याएं दी गई हैं। तो सबसे पहले हम इनके अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो ये क्या मिलेगा, इसका गुणनखंड मिलेगा 2 × 3 × 1। यहाँ पर अगर इसके फैक्टर करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, यहाँ पर 2 × 2 × 2 × 3 × 3। और अगर हम 120 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो हमको मिलेगा 2 × 2 × 2 × 3 × 5। अब हमको इनका मासा निकालना है। तो आपको पता है मासा निकालने के लिए तीनों संख्याओं में से कॉमन फैक्टर मिलना चाहिए। तो देखिए पहले यहाँ पर हमको 2 मिल रहा है, अगर इसमें यहाँ पर देखा तो देखिए 3 मिल रहा है, ये देखिए। तो इनका जो मासा हो जाएगा वो क्या होगा, 2 × 3 यानी 6। अब मुझे निकालना है इनका लासा। तो जब मैं इनका लासा निकालूंगा तो देखिए जो मुझे कॉमन फैक्टर मिलेगा तीनों में से, पहले मैं उसे लिखूंगा, उसके बाद दोनों में से जो कॉमन मिलेगा उसको लिखूंगा। तो यहाँ पर देखिए ये 2 मिल रहा है और यहाँ पर ये 2 मिल रहा है, और उसके बाद में जो संख्याएं बच जाएंगी उनको लिखना है। तो देखिए ये 3 और 5, तो 3 और 5 ये भी आपको मिल जाती हैं। अब आप इनका गुणा कर लीजिए। तो आप 2 2 का गुणा करेंगे तो 2 2 जा 4 2 जा 8, और ये आपको 3 3 जा 9 मिल जाएगा, और ये आपको 5। अगर आप 8 का गुणा 5 से करेंगे तो आपको 40 मिलेगा, और ये 9, और इसका गुणा करोगे तो 9 4 जा 36। तो इस प्रकार इन आप तीनों संख्याओं का लासा और मासा निकाल सकते हैं। साथियों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे बेल आइकन को प्रेस करें। हम इसी प्रकार आपको आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, प्रत्येक चैप्टर के क्वेश्चन सीरीज आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की देते जाएंगे। तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।